मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। और आप सभी से एक अनुरोध है कि सभी छात्राएं हमारे कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक करें। आज हम पढ़ाएंगे अराजकतावाद। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का है और इसके अंतर्गत हम अराजकतावाद की आलोचनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। अराजकतावाद की आलोचना, पहली जो इसकी आलोचना है, अराजकतावाद का मनोवैज्ञानिक आधार गलत है। पहली चीज इसकी आलोचना की जाती है अराजकतावाद की कि इसका मनोवैज्ञानिक आधार गलत है। जो अराजकतावादियों की एक सोच है व्यक्ति के बारे में कि व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होता है या विवेकशील है या प्रगतिशील है या समन्वयकारी है, स्वार्थी नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, हिंसावादी नहीं है। ये केवल अराजकतावादियों का एक दृष्टिकोण है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। और व्यक्ति का जो एक नेगेटिव जो एक सोच है वो अत्यधिक प्रभावी होती है, क्योंकि व्यक्ति की एक जो मानसिकता है, व्यक्ति का एक जो मनोवैज्ञानिक आधार है, वो नेगेटिव तत्वों की ओर अधिक अग्रसर होता है। केवल हम एक पक्ष के आधार पर किसी व्यवस्था का हम विरोध करें वो गलत है। यह हम कह सकते हैं जो अराजकतावादी जो विचारक हैं उनका एक जो विचार था केवल एक पक्ष को लेकर के ना था, और वो केवल उनको पॉजिटिव पक्ष व्यक्ति का दिखाई देता है, जबकि अराजकतावादी नेगेटिव पक्ष की उपेक्षा करते हैं। अराजकतावाद के जितने भी जो आलोचक हैं जो उसकी आलोचना की है कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, व्यक्ति झगड़ालू है, व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता का अभाव है या व्यक्ति के अंदर नैतिकता का अभाव है, इन सभी तत्वों की पूर्ण रूप से अराजकतावादियों ने उपेक्षा की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अराजकतावाद का मनोवैज्ञानिक जो आधार है वो गलत है। दूसरा इसके अंदर जो फाइल है अराजकतावाद की जो आलोचना की जाती है कि स्वतंत्रता का भ्रममूलक अर्थ, स्वतंत्रता का भ्रममूलक अर्थ।
जो अराजकतावादियों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है, इसलिए राज्य की उन्होंने बुराई करी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक निरर्थक संस्था है या राज्य एक अयोग्य संस्था है इत्यादि आधारों पर वो राज्य को अनावश्यक मानते हैं। और वो कहते हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इस राज्य नामी संस्था ने उसको बाधक या हम कह सकते हैं उसको सीमित कर दिया है। लेकिन ये सोच अराजकतावादियों की गलत है, क्योंकि व्यक्ति जो सही मायने में स्वतंत्रता का उपभोग करता है वो राज्य के आधार पर करता है, राज्य के अस्तित्व के आधार पर करता है कि राज्य है, इसलिए सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। अगर राज्य नामक संस्था को समाप्त कर दिया जाएगा तो वो स्थिति हो जाएगी जिसकी लाठी उसकी भैंस, या मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो व्यक्ति ताकतवर है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है, वो ही स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति गरीब है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या शारीरिक रूप से संपन्न नहीं है, वे व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। आलोचक कहते हैं अगर सही मायने में स्वतंत्रता का उपभोग किया जाता है तो वो राज्य के भीतर किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है राज्य आवश्यक नहीं है। तीसरी जो आलोचना की जाती है अराजकतावाद की कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, जैसा कि अराजकतावादी मानते हैं या साम्यवादियों का जो विचार है कि राज्य आवश्यक बुराई है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो उसके समाप्त करने के पक्षधर। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जो राज्य का जो अस्तित्व है वो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि राज्य के अंदर ही व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। आज जो हम व्यक्ति को एक नैतिक प्राणी या एक सद्गुणी या सभ्य या आदर्शवादी, वो राज्य के आधार पर हम कह सकते हैं, इन शब्दों का हम नाम ले सकते हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कुछ व्यक्ति गलत होते हैं तो उसके आधार पर हम संपूर्ण व्यवस्था को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राज्य व्यक्ति के विकास में एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्रता व्यक्ति का साधन है और उस साधन को पूरा करने में राज्य एक साधन है। जितने भी हम अधिकारों का उपभोग करते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है इत्यादि, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, इनका उपभोग राज्य के आधार पर हम करते हैं, क्योंकि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा जाता है। कि जो राज्य का उद्देश्य होता है कि योग्य व्यक्ति को तो जीवित रखना ही है,
उसके साथ साथ जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको भी राज्य के द्वारा योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है इतिहास का अध्ययन त्रुटि। इतिहास का अध्ययन त्रुटि को या इसको हम गलत कर सकते कि जो अनेकतावादियों ने इतिहास के अध्ययन के बारे में एक त्रुटिपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया कि राज्य हमेशा से ही एक ऐसे वर्ग का पोषक रहा है या हितैषी रहा है जो आर्थिक रूप से संपन्न ही अराजकतावादी मानते हैं। हाँ, इतिहास हम कह सकते हैं कुछ ऐसे राज्य रहे जिन्होंने हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोषण या हम कह सकते हैं कि आर्थिक शोषण किया। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि जो राज्य का जो एक स्वरूप है वह लोक कल्याण पर आधारित है। हाँ, पूर्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य का रूप एक शोषणकर्ता के रूप में यह हम कह सकते हैं कि एक स्वार्थी एक संस्था थी। लेकिन आधुनिक समय में जब लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है लगभग पूरे विश्व में कुछ राष्ट्रों को छोड़कर के ना, तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि इतिहास जो राज्यों का जो इतिहास रहा है वो पूंजीवादी वर्ग के हित के लिए रहा है, ये कहना सरासर गलत है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध उचित नहीं है। नेक्स्ट जो अराजकतावाद की आलोचना की जाती है कि अराजकतावादियों ने व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध किया और वो व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थन किया, लेकिन ये गलत है। इतिहास उदाहरण है, इसका उदाहरण है कि हम देखते हैं कि जितने भी जो विकास हुए, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में या अन्य दूसरे क्षेत्रों में, वो व्यक्तिगत आधार पर हुई है। क्योंकि जब व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे तकनीकी का क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, तो वो एक हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए तरह तरह के वो आविष्कार करता है और उसका लाभ पूरे समाज या पूरे राष्ट्र को प्राप्त होता है। अगर हम व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन नहीं करेंगे तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे तकनीकी का क्षेत्र है या इत्यादि क्षेत्र है। इसलिए ये कहना अराजकतावादियों का कि व्यक्तिगत संपत्ति समाज के लिए
क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति से ही प्रत्येक राष्ट्र, चाहे हम कहीं यूरोप की हम बात करें, अमेरिका की हम बात करें जो आज महाशक्ति के रूप में उभरा है, या चाइना के हम बारे में बात करें जो आर्थिक शक्ति के रूप में जो उभर के सामने आ रहा है, तो वो उसका कारण व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यक्तिगत लाभ है, और उसका पूरा जो लाभ है किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, उससे समाज भी लाभान्वित होता है, दूसरा राष्ट्र का भी उससे विकास होता है, एक राष्ट्र की एक पहचान बनती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य राष्ट्रों पर। थैंक यू। आगे का जो हम आलोचना है वो नेक्स्ट अध्याय के अंतर्गत कराएंगे।